हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। हमने ये वाला पोर्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे। जब बच्चों हम लोग न्यूक्लियोटाइड की चेन की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे न्यूक्लियोटाइड पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों मिला के जो है न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब ये शुगर जो है ये 2 टाइप की शुगर हो सकती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। या तो ये शुगर हो सकती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, या फिर ये हो सकती है ओनली राइबोस शुगर। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो डीएनए बनाएगी। अगर राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो आरएनए बनाएगी। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स? देखेंगे आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फोरिक एसिड है तो वो क्या बनाएगी, डीएनए। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया है मैंने राइबोस शुगर हुई तो वो आरएनए बनाएगी। व्हाट डज इट मीन्स? अगर आप राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम सिर्फ राइबोस शुगर बनाते हैं। ये 6 कार्बन का शुगर होता है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन ऐसे हैंग्ड होगा। तो ये जो दूसरा कार्बन होता है बच्चों, राइबोस शुगर में यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। लेकिन जो डीऑक्सी है मतलब नो ऑक्सीजन, डीऑक्सी, तो यहाँ जो दूसरा कार्बन होगा यहाँ पे सिर्फ H होगा। तो ये होता है डीएनए में ऐसा वाला शुगर और ऐसा वाला शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए। ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस एज वी ऑल नो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरीन्स और दूसरा होता है पायरिमिडीन्स। देखो नाम छोटा है तो इनमें कम नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, जैसे एडेनिन और ग्वानिन, ओनली 2 ऐसे याद कर सकते हैं। पायरिमिडीन नाम बड़ा है तो इसमें बहुत सारे आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, अब एक चीज़ और स्ट्रक्चर में हमको उल्टा याद रखना है कि भाई नाम छोटा है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब ये डबल रिंग है। पायरिमिडीन्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर, ये नाम बड़ा है तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होगा, विच यू विल कॉल सिंगल रिंग होता है इसके अंदर। ठीक है, हम ये बात रखेंगे याद। नाउ एक बात और याद रखना, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है, इसी वजह से ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, हमने न्यूक्लियोटाइड की बात कर ली। अब हमने जब न्यूक्लियोटाइड की बात कर ली तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में की चेन में कौन कौन से बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं हमें। डीएनए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो देखो बच्चों, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, राइबोस शुगर, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, इन सब को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। जब इनको हमने एक साथ जोड़ा हुआ है ऐसे लंबाई में, तो देखोगे कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है विच इज़ बैकबोन, ये बनी हुई है इस फॉस्फेट बॉन्ड से। ठीक है, अब ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है बच्चों ये 2 है, इसीलिए इसको हम फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाता है एक राइबोस शुगर के साथ, दूसरे के साथ भी एस्टर बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 डाई एस्टर बॉन्ड कहलाया जाएगा। 2 बॉन्ड है इसीलिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मैं अगर आपसे पूछूँ स्ट्रक्चर में मुझे बताओ कि कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, तो यू विल से कि मैम एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है इसमें तो दूसरा एस्टर बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसको फिर डाइएस्टर में काउंट नहीं करते। ठीक है, सेम विद दिस, तो मैं पूछूंगी इस टोटल जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें कितना डाइएस्टर बॉन्ड होगा, तो 6 होंगे, क्योंकि 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। ठीक है, हमें ये स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें समझ में आ गया। अब ये 2 स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा फर्स्ट पोजीशन, कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे ही लगे हुए होते हैं बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कार्बन है ये, और राइट, फिर दूसरा है ये, फिर तीसरा है। ओके, तीसरे पे OH होता है हमारे पास। नाउ ये फर्स्ट कार्बन पे हमेशा नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा, देख रहे हैं यहाँ पे ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ हर जगह जो है नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। इस नाइट्रोजनस बेसिस का ये सामने वाला जो हमारा न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इससे बॉन्ड्स बनेंगे। वो बॉन्ड्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से। ठीक है, और वो भी
अंदर की तरफ अटैचमेंट होगी, बाहर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता, अंदर की तरफ होते हैं, ये याद रखना है हमें। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हमें समझ में आया। फिर देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किनके बीच में होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है, ये एक राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर का जो ये फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के साथ मैंने कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। लेट्स सपोज मैंने एडेनिन लगा दिया, जो कि हमारा प्यूरिन है। तो जो हमारा कार्बन है, पहला कार्बन, और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमें ये याद रखना है, मतलब ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, हमें ये याद रखना है। हमें 3 बॉन्ड समझ में आ गए। अब हमें जो ये 3 बॉन्ड समझ में आए हैं बच्चों, इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अब जब एडेनिन विच इज़ प्यूरीन हमेशा बॉन्ड बनाएगा पायरीमिडीन के साथ, हमेशा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड पायरीमिडीन्स के साथ, राइट। अगर एडेनिन बना रहा है बॉन्ड थाइमीन के साथ, और ये हमेशा थाइमीन के साथ ही बनाएगा, तो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और अगर ग्वानीन बना रहा है साइटोसिन के साथ, तो हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हमने देख लिया कि राइबोज शुगर का तीसरा कार्बन और दूसरे राइबोज शुगर का 5वां कार्बन, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। मतलब मैम कैसे कह रहे हो आप, ये क्या मतलब है आपका, फिर से देख लो स्ट्रक्चर। ये हमारा पहला कार्बन है, जिसका 3rd कार्बन जो है इसका OH फ्री है, और यहाँ मैंने चौथा कार्बन, ये चौथा था, और 5वां यहाँ पे, इसके साथ हमारा फॉस्फेट ग्रुप एडेड होता है। फिर मैंने यहाँ बनाया, फटाफट से बनाते हैं, यहाँ कार्बन और यहाँ PO4 लगा दिया। ठीक है, ये कार्बन है और ये PO4, ये जो है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो देख रहे हो, तीसरा कार्बन और यहाँ इसका 5वां कार्बन ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करने में हमारी मदद करता है DNA की। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली और क्या है, मान लो कि अगर शुगर के साथ नाइट्रोजन बेसिस में एडेनिन है, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे। हमें ये पता है कि ये दोनों मिला के न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं, लेकिन अगर मैं साथ में PO4 लगा दूँ तो न्यूक्लियोटाइड। तो देख लेते हैं अब अगर हमारे पास फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है तो क्या होगा। अगर एडेनिन है तो डीऑक्सी, ऑब्वियसली DNA की बात कर रहे हैं, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही फॉस्फेट है। ठीक है, अगर हमारे पास ग्वानिन है तो फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमीन है तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब जेनेटिक मटेरियल कैसे हम लोगों को पता चला, किस किस साइंटिस्ट का इसमें योगदान था, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा DNA जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, PO4 की वजह से, एक पहली बात। दूसरी बात कि एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसको पहली बार जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने एक्सट्रैक्ट किया था या आइडेंटिफाई किया था, और उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, नाम क्या रखा पहली बार DNA का, न्यूक्लिन। फिर उसके बाद चार्गफ आए, चार्गफ ने बोला कि भाई जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं पायरिमिडीन के, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और 2 साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, DNA हेलिक्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला था, डबल हेलिक्स का। इन दोनों की स्टडी से एक 3D स्ट्रक्चर बनाया 2 साइंटिस्ट ने मिलके, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो आपसे बोले कि 3D स्ट्रक्चर किसने दिया है, तो भैया जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। किन के स्टडीज़ के बेसिस पे, तो भैया चार्गफ और इन दोनों की, मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन की। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया, तो भैया रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन और हमारे विल्किंस ने, मॉरिस विल्किंस ने। ठीक है, हमें ये बातें याद रखनी है छोटी छोटी। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है हमारा सेलियन फीचर कि भाई हमने DNA का 3D स्ट्रक्चर जो देखा तो उसमें सेलियन फीचर क्या था। तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ग्वानिन है तो वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, और अगर एडेनिन है तो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये राइट हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट हमने बात करी थी कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, तो दूसरा पॉइंट भी खत्म। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी से होते हैं, मतलब अगर एक ऐसा है स्ट्रैंड मेरा डबल स्ट्रैंडेड है तो दूसरा इसका उल्टा होगा, मतलब 5 के सामने 3 होगा, 3 के सामने 5 होगा।
ठीक है, एंटी पैरेलल पोलैरिटीज़ होती हैं इसकी। तो हमारा पहला भी हो गया। हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने बैकबोन देखा था कि हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट से है और अंदर नाइट्रोजन बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखना, इसके अंदर जो दो बेस पेयर होते हैं ना, जैसे ये एक बेस पेयर है और दूसरा ये बेस पेयर है एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन, ये एक स्ट्रैंड है। इन दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 0.34 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अब मैंने एक राउंड लगाया, मतलब एक पिच जो होती है वो एक राउंड, एक कॉइलिंग होती है। उस एक राउंड के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। उस एक राउंड के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। उन 10 बेस पेयर का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं 0.34 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 0.34 से जब मैंने निकाला तो वो मुझे निकला 3.4 नैनोमीटर। ये हमें याद रखना है। आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर हम बात करें तो 0.34 की जगह 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ आ जाएगा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और दोनों के बीच का डायमीटर होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। दो स्ट्रैंड के बीच का डायमीटर कितना होता है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ये आप ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देख रहे हो आप, ये एक दूसरे के साथ जुड़े किसके थ्रू होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैग्ड है, मतलब कि जैसे किताब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। जब हम खोल के उनको चिपका के रखते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? स्टेबिलिटी मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार बोर्ड्स में। ठीक है, वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ठीक है, एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, यही प्रोवाइड कराता है हमें स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम सेंट्रल डॉग्मा पे। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब है इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी कहानी घूमती है। हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सबसे पहले खुद को रेप्लिकेट करेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा। आरएनए कोई भी हो सकता है, यहाँ हम स्पेसिफिकली एमआरएनए की बात करते हैं, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन जो है फिर आरएनए जो है प्रोटीन बनाएगा, इसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, हमें ये याद रखना है। अब हम पैकेजिंग की बात करते हैं बच्चों। ये पूरा का पूरा जो है ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम मॉडल कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो है ये कैसे बनता है, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है हमारे डीएनए की? हमारा डीएनए कुल मिला के जो है 2.2 मीटर लेंथ का होता है। अब ये कैसे हमें पता चला कि 2.2 मीटर लेंथ का होता है? कि बच्चों देखो, एक बात याद रखना कि हमारे पास टोटल जो बेस पेयर्स हैं, हमारे पास जो टोटल बेस पेयर्स हैं वो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स हैं। कितने हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9। और हमारे पास एक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे ऑब्वियसली। तो जब हमने इसको मीटर में चेंज किया तो 0.34 इंटू 10 की पावर -9 और 6.6 इंटू 10 की पावर 9 था। तो इसको ये तो कैंसिल हो गया। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.2 मीटर लेंथ। ठीक है, तो ये 2.2 मीटर की लेंथ आई। अब हमारा न्यूक्लियस का साइज तो हमारी एनसीईआरटी में 10 की पावर -6 दिया हुआ है। तो इतना बड़ा डीएनए हमारे न्यूक्लियस, इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि हम इसको पैक कर देंगे। पैक कैसे करते हैं भाई? डीएनए है हमारा नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको अगर पॉजिटिव के ऊपर करें, क्या रैप करें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो जब हमारा ये इसके ऊपर हम रैपिंग करेंगे, वो कैसे रैपिंग होती है वो देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे पास ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं। हाईली पैकेजिंग के लिए, हाई सोलिनॉइड स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें हिस्टोन चाहिए, जो कि पॉजिटिव मॉलिक्यूल है। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, ये कुछ प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड और लाइसिन नाम के अमीनो एसिड में रिच होंगे। ठीक है, पैकेजिंग कैसे होती है? हिस्टोन बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। उनमें से जो 4 है वो ऑक्टामर बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पे H2A, H2B, H3, H4, यही इन्होंने क्या बनाया है? ऑक्टामर। इसी के इर्द गिर्द जो है हम लोगों का हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है, क्या डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रैप्ड होता है हमारा। आपको एक और बात याद रखनी होगी इसके अंदर
कि जो न्यूक्लियोसोम होता है बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे ये डीएनए है जो कि रैप्ड है हिस्टोन मॉलिक्यूल में। अब डीएनए के कितने बेसिस जो हैं, बेस पेयर्स जो हैं, ये रैप्ड करता है एक ऑक्टामर, वो होता है 200 बेस पेयर्स। एक न्यूक्लियोसोम में कितने हमारे पास बेस पेयर्स पैक्ड हो जाते हैं, कॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा 200 बेस पेयर्स। ये हम बात याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे। तो पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग के लिए हमें हिस्टोन के अलावा, हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा जो कि बेसिक है, पॉजिटिव है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं जो कि हाई कॉइलिंग में हमें हेल्प करते हैं। हाई कॉइलिंग में, सुपर कॉइलिंग में, या यू कैन से सुपर कॉइलिंग में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये भी एसिडिक होते हैं। ख़त्म हो गया हमारा। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, जैसे मैंने यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसोम बनाया, इसको और इसको लिंक करने वाला जो होता है वो H1 होता है, ये लिंकर हिस्टोन है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमारे क्रोमोसोम, हमारे डीएनए को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि मोतियों पे जो हमारे धागे हैं उन पे मोतियाँ पिरोई हुई हैं। तो जो धागे हैं वो तो डीएनए होती हैं, ये जो मोतियाँ हैं ये होती है हमारे न्यूक्लियोसोम। ये क्या होता है हमारा न्यूक्लियोसोम, और इसको एक साथ बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमें इकोलाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। गिवन ये था कि भाई हमारा पूरा लेंथ इकोलाई के डीएनए का 1.36 मिलीमीटर है, तो इसको भैया मीटर में चेंज किया। बेस पेयर हमें पता नहीं है, लेकिन दो बेस पेयर का डिस्टेंस हमें पता है, तो हमने थोड़ा सा मैथ्स लगाया और हमें पता लग गया कि इकोलाई में टोटल 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट उसमें क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैकेजिंग की बात करते हैं। जब पैकेजिंग की बात हो रही थी, तो पैकेजिंग की बात में देखिए, यहाँ पैकेजिंग जो है कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ही करते हैं। ये भी बेसिक और पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं, उनका नाम है पॉलीअमीन्स। ये हमारी स्टोरी थी। अब भाई क्रोमैटिन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा हेट्रोक्रोमैटिन जो कि डेंसली पैक्ड है, और यूक्रोमैटिन जो कि लूजली पैक्ड होता है और लाइटली पैक्ड भी बोलते हैं इसको। जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है बच्चों, डेंसली है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। मतलब ये वाला पार्ट या ये वाला पोर्शन जो है क्रोमैटिन का, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, लेकिन यूक्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ये हमने पढ़ लिया था। देखो मैंने ये भी मेंशन कर दिया है, न्यूक्लियोसोम जो है उसके पास 200 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमैटिन, ऑलराइट। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन बीट्स ऑन द स्ट्रिंग्स, डन। अब हम लोगों की थ्योरीज आ जाती हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में, हमें याद रखना है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, चूहा लिया, ठीक है। और चूहा लेने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, कुछ स्ट्रेन्स लिए, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के स्ट्रेन थे। ये किसके स्ट्रेन्स थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। अब जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के स्ट्रेन थे, एक था बुरा वाला वायरुलेंट और एक था नॉन वायरुलेंट। ये था वायरुलेंट और ये था नॉन वायरुलेंट। इसको जब इंजेक्ट किया माइस में तो मर गया माइस, इसको जब इंजेक्ट किया तो जिंदा था। फिर क्या किया उसने, हीट किल किया एस्ट्रेन को, उसको फिर माइस में इंसर्ट किया तो माइस जिंदा था। मतलब कि इसके अंदर से जो है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जब एस्ट्रेन को, हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके दोबारा इंजेक्ट किया गया तो माइस जो है वो मर गया। तो यहाँ पे उसने ये बोला कि एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में भी, जिसने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया बच्चों, क्या कर दिया होगा, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू किलर स्ट्रेन, जिसकी वजह से माइस मर गया। इसी को इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला, और ये कुछ कंक्लूजन नहीं दे पाए। फिर 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, 1933 और 1944 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना 3 टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें आर स्ट्रेन डाला, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डाल दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का। पहले इसके अंदर इन्होंने क्या किया, प्रोटीन डाला एस स्ट्रेन का, एस स्ट्रेन का क्या किया इन्होंने, प्रोटीन डाला। तो भाई आर स्ट्रेन के साथ कुछ नहीं हुआ। फिर एस स्ट्रेन का इन्होंने आरएनए डाला, तब भी आर स्ट्रेन कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर एस स्ट्रेन का इन्होंने डीएनए डाला, तो आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। एक बात ये हुई। फिर उसके बाद ये करने के बाद उन्होंने इसी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, पहले प्रोटीएज डाला,
जो प्रोटीन को तोड़ रहा है, उससे मेरे आर स्ट्रेन जो कन्वर्ट हुआ है स्ट्रेन में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने आरएनएज डाला, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने डीएनएज डाला। जब डीएनएज डाला बच्चों, तो डीएनए जो है वो ख़राब हो गया, डीएनएज एंजाइम ने डीएनए को तोड़ दिया, तो फिर आर स्ट्रेन जो है उसके अंदर जो एस्ट्रेन का डीएनए था वो ख़राब हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई थी वहाँ पे। तो इससे पता चला कि भाई डीएनए ही है जो पूरा का पूरा काम ख़त्म करता है। पढ़ लेते हैं इसको। दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, हीट किल्ड एस सेल से उसको निकाला और उसको लाइव आर सेल्स में इंसर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए है वो अकेला ऐसा है एस स्ट्रेन वाला जो आर को चेंज कर रहा है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उसी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी डाले, प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम भी डाले। इनसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही डीएनए डाला तो क्या हुआ, वो डीएनए ख़राब हो गया। जब ख़राब हो गया तो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। दे कंक्लूड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटीरियल। बट सब उससे कन्विंस्ड नहीं हुए। तो फिर उसके बाद हर्शी चेज आए, हर्शी अलग, चेज अलग। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट दिया 1952 में। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, 2 बैक्टीरियोफेज लिए। एक बैक्टीरियोफेज का देख रहे हो आप, रेड कलर देख रहे हो, इसका मतलब उन्होंने उसके प्रोटीनिशियस लेयर को क्या किया, रेडियो लेबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ सल्फर 35। फिर उन्होंने दूसरे वाला केस जो लिया उसमें डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया विद फॉस्फोरस 32, क्योंकि हमें पता है सल्फर प्रोटीन में होता है, तो इसलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लगा दिया प्रोटीन पे, और हमें पता है फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में होता है, तो रेडियो एक्टिव लगा दिया उन्होंने डीएनए पे। अब पहला स्टेप ये याद रखना है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इन्फेक्शन, कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। फिर दूसरा ब्लेंडिंग, मतलब घुमाया, फिर सेंट्रीफ्यूजन करवाया, ब्लेंडिंग करवाई। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स कर दिया। ठीक है, ब्लेंडिंग जब करवाई उसके बाद इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको 2 चीज़ें मिली दोनों केस में बच्चों। ठीक है, एक होता है सुपरनेटेंट और एक होता है हमारा पैलेट। एक होता है हमारा सुपरनेटेंट और एक होता है हमारा पैलेट। सुपरनेटेंट हल्का होता है इसलिए वो वायरस है, पैलेट जो है वो बैक्टीरिया है बच्चों। तो जो पहला केस था उसके अंदर जो है सुपरनेटेंट कलर था और बैक्टीरिया में वो नहीं गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन का नहीं हुआ। लेकिन जब हमने दूसरा केस देखा तो उसमें ये पता चला कि भैया बैक्टीरिया के अंदर जो है हमारा गया हुआ है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। फर्स्ट केस में कुछ नहीं गया था बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, और सेकंड केस में गया। तो इससे हमें पता चला कि भाई बैक्टीरिया ही जो है वो हमारा इन्फेक्ट हुआ है डीएनए के थ्रू ही, क्योंकि हमें किसके थ्रू पता चला, हमें पता चला ये रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, दोनों केस को करा के। इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है बच्चों, कि बताओ जेनेटिक मटेरियल, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहला तो भैया वो खुद के कॉपीज़ बना ले। दूसरा कि वही केमिकली स्टेबल हो और स्ट्रक्चरली भी, ताकि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके और स्लो म्यूटेशन हो उसके अंदर, और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है, दूसरे कार्बन पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन है, OH है, इसी की वजह से ये अनस्टेबल होता है दूसरे कार्बन। अब दूसरा क्या है इसमें डिफरेंस, कि डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में थाइमीन भी होता है, लेकिन उसमें आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। थाइमीन बच्चों मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसको हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फोर्थ पॉइंट, ये स्टेबल होगा तभी तो ये आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन नहीं हो पाती है। ये अनस्टेबल होता है बिकॉज भैया यूरेसिल और OH की वजह से, और ये हमेशा ये इसके पास एक कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, इसलिए एंजाइम की तरह भी काम करता है, और इसका एक एग्जाम्पल है राइबोजाइम। अब आते हैं हम 3D स्ट्रक्चर के थोड़े से और आगे। वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए दिया था। इसका मतलब ये था कि भाई जो हमारा ये एक डीएनए है, इसमें से ये मैंने रेप्लिकेशन जब करवाया तो रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ बच्चों, एक पेरेंटल डीएनए बना और एक हमारा न्यू स्ट्रैंड बना। मतलब जब रेप्लिकेशन होती है तो नया कुछ बनेगा, लेकिन पेरेंट का भी करेक्टर जो है प्रिजर्व रहता है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव हो गया, आधा कंजर्व हो गया, ठीक है, और आधा बन गया। सेमी मतलब आधा, ठीक है, एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, ये हम बात करेंगे।
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिचेल्सन एंड स्टैल ने मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ठीक है। और दूसरा दिया था हमारा टेलर ने, ठीक है, उन्होंने विशिया फेवा पे यूज़ किया था हमारा बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल करके ये काम किया था। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। एक्सपेरिमेंट हम मिचेल्सन एंड स्टैल का देख लेते हैं। मिचेल्सन एंड स्टैल ने क्या किया, सबसे पहले हमें पता है इकोलाई का प्रॉपर सेल डिवीजन और जो भी हमारा रेप्लिकेशन है वो हो जाता है 20 मिनट में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आए हुए हैं बच्चों, हमें न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए होंगे तो बताना। अभी हम पहले इसका एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले इकोलाई को जो है हैवी, बेसिकली हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, पहले हम ये समझ लेते हैं। उन्होंने ना एक कल्चर मीडियम लिया जिसके अंदर उन्होंने दो तरीके के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया उस कल्चर मीडियम में। एक था हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप जिसको हम N15 की तरह जानते हैं, और एक था लाइट जिसको हम N14 की तरह जानते हैं, ठीक है। उन्होंने ये इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले इकोलाई को कल्चर किया इन्होंने हैवी आइसोटोप में, तो उनका DNA के पास जो है जो नाइट्रोजन बेसिस थे उसमें हैवी आइसोटोप था। फिर 20 मिनट बाद उन्होंने क्या किया, लाइट कल्चर मीडियम लाइट नाइट्रोजन के साथ उन्होंने उसको ग्रो कराया। तो उन्होंने देखा कि एक तो N15 है और दूसरा जो है क्या मिला हमें, N14 वाला, मतलब सेमी कंजर्वेशन हो रही है, ठीक है। फिर हमने और थोड़ा सा कराया तो हमें ये पता चला कि हमें कुछ जो है दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो हमें लाइट वाले मिले हैं, कुछ पेरेंटल मिले हैं, ठीक है, ये पता चला। अब हम लोगों ने क्या किया था, साथ के साथ हम इसको ना सेंट्रीफ्यूज भी करा रहे थे। जब सेंट्रीफ्यूज करा रहे थे तो उसके अंदर हमें कुछ मीडियम चाहिए होता है, मीडियम था हमारा सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अब जब मैंने इसको कराया सेंट्रीफ्यूज तो ये मुझे एकदम नीचे मिला क्योंकि ये भारी था भाई साहब। जब मैंने इसको कराया तो ये मुझे बीच में मिला क्योंकि इसमें एक भारी और एक हल्का है, हाइब्रिड, ठीक है। फिर जब मैंने इसको करवाया तो इसमें मुझे कुछ जो है वो बीच में मिले और कुछ जो है मुझे ऊपर मिले। इससे मुझे पता चला कि भैया सेमी कंजर्वेशन होती है, पेरेंटल वाला जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता ही जाता है, ठीक है। ये हमें बात पता चली, ठीक है। हमने ये स्टोरी ख़त्म कर ली। अब आते हैं हम DNA रेप्लिकेशन के ऊपर। DNA रेप्लिकेशन जो है बच्चों सबसे पहला स्टेप है सेंट्रल डॉग्मा का, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हमारी स्टोरी होती कैसे है शुरू, इसमें DNA रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमारा DNA जो है वो खुलता है। खोलने के लिए यहाँ पे बच्चों हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हमारे DNA के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ता है। जब वो तोड़ता है तो वो एक फोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारे पास सबसे पहले आके लगते हैं प्राइमर्स, ये रे प्राइमर, ये है प्राइमर, क्या लगता है प्राइमर, जो कि प्राइमेज बनाता है, ठीक है। ये हमेशा 5' to 3' की ही डायरेक्शन में लगेंगे, मतलब अगर ये 3' है तो इसका उल्टा हुआ 5' तो इसी डायरेक्शन में लगेंगे। अगर यहाँ पे मैं मान लो कि यहाँ पे हमारा लगा है, वो क्यों लगा है, क्योंकि 3' to 5' है तो यहाँ पे 5' to 3' होगा इस चेन का सीक्वेंस, ठीक है। मतलब ये है प्राइमर, प्राइमर कैसे लगेगा बच्चों, ऐसी डायरेक्शन में लगेगा, ये इसका उल्टा हो गया ना, और यहाँ पे 3 होगा ऑब्वियसली जब हम तोड़ते हैं इसको, ओके। तो ये हमारी स्टोरी होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले हेलिकेज काम करता है, फिर प्राइमर लगते हैं। प्राइमर और हेलिकेज लग जाने के बाद, ये NCERT में गिवन नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगते हैं जो रिकॉइलिंग से बचाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा DNA पॉलीमरेज लगता है। DNA पॉलीमरेज भी बच्चों किस डायरेक्शन में लगेगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये DNA पॉलीमरेज है। तो ये DNA पॉलीमरेज जो है ये डायरेक्शन लगती है हमारी 5' to 3' की ही डायरेक्शन में ये हमारा काम करेगा। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है और एक जो है वो बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। हमें याद रखना है कि अंदर की तरफ जो है वो एकदम कॉन्टिन्यूस है और जो बाहर की तरफ बन रहा है उसमें टुकड़े हैं। ये नाम बस ये इतना याद रखना है हम लोगों को। जो बाहर की तरफ बन रहा है बच्चों उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, यहाँ देखिए, और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जो अंदर की तरफ बन रहा है उसको कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बोला जाता है। ये दोनों ही न्यू स्ट्रैंड्स हैं। देखो ये जो न्यू स्ट्रैंड में आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, और इसको जोड़ने के लिए हमें लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत है। इसमें हमें कोई लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो पूछे भी जाते हैं, हमें पता भी होने चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक
पॉइंटर लगा दिया है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। लीडिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड में भैया ये कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होती है, एक ही प्राइमर की ज़रूरत है, ओकाज़ाकी एब्सेंट होता है, फास्टर फॉर्मेशन है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर? एब्सेंट। दो बार लिख दिया, कोई नहीं। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? ये डिस्कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा, यहाँ ऐसे लिख दिया है मैंने, ये मोर देन वन का है, इसका मतलब प्राइमर्स इसमें रिक्वायर्ड है और धीरे धीरे बनता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट कैसा होगा देखो ध्यान से, पेरेंट जो है वो 3' to 5' होगा। ठीक है, पेरेंट क्या होगा? 3' to 5' और लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा बनती है पेरेंट 5' to 3' पे। ठीक है, ये हमें याद हो गया। अब हमारे जीन्स जो है ना बच्चों, वैसे दो तरीके के होते हैं। एक जीन होता है रेगुलेटरी और कुछ जीन्स होते हैं स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर आते हैं हमारे स्प्लिट जीन्स। ये स्प्लिट जीन्स बेसिकली यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। स्प्लिट जीन्स में कुछ ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होंगे जब बनते हैं, और कुछ होते हैं जो एक्सोन्स कहलाते हैं, जो कि हमारे एक्टिव वंस हैं, यही हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आती है। तो भैया हमारा स्ट्रैंड बन गया है, अब हमें स्ट्रैंड बनाने के बाद हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना है। ट्रांसक्रिप्शन को करने से पहले हमें थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए। जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं और जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में जैसे मान लो ये एक स्ट्रैंड है, इसका ये वाला पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा और ये आरएनए जो है एक ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट्स में जो है सेम ही बात है, भाई ये पोर्शन है, इसने आरएनए बनाया, लेकिन ये आरएनए जो है मोर देन वन फंक्शन कर रहा है, मोर देन टू फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन्स बना रहा है, मतलब मोर देन टू। तो यहाँ पे जो है ये सिस्टम कहलाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है। तो देखो, सिस्ट्रॉनिक सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक है तो वो यूकैरियोट्स में होगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब बैक्टीरिया में या फिर प्रोकैरियोट्स में है। अब ये हमारा प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? वो पोर्शन जो हमें ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रैंड है 3' to 5' और एक है 5' to 3'। बच्चों जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड होता है, उसी के ऊपर जो है उसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आरएनए बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में काम आएगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो उसका उल्टा होता है जिसका पोलैरिटी 5' to 3' है, इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखेंगे। और बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और कोडिंग स्ट्रैंड को बच्चों हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये हम लोगों को क्लियर हो गई है बात। बच्चों ये जो पोर्शन है, वो पोर्शन जो आरएनए फॉर्म करेगा, डीएनए का वो पोर्शन जो आरएनए फॉर्म करेगा, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं देख लिया, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अब देखो, प्रमोटर भी है और टर्मिनेटर भी है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी वो सीक्वेंस को हम प्रमोटर बोलते हैं, एंड कहाँ से हो जाएगा उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। प्रमोटर हमेशा हम कैसे देखते हैं? हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से देखते हैं। अगर कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड यहाँ पे है बच्चों, तो प्रमोटर यहाँ होगा, और 3' यहाँ है तो टर्मिनेटर यहाँ होगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ओके, चलो, तो हमने ये बात याद रख ली है। अब देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो बच्चों आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा हमारे डीएनए में, लेकिन इसको शुरू होने के लिए एक फैक्टर चाहिए, दैट इज़ योर सिग्मा फैक्टर। पहला स्टेप इनिशिएशन, जिसमें ये सिग्मा फैक्टर्स के साथ जुड़ेगा, अपनी स्पेसिफिसिटी चेंज करेगा और जुड़ जाएगा। अब इसके बाद इलोंगेशन के टाइम पे क्या होगा बच्चों, ये आगे बढ़ेगा और आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और एकदम ये जो आरएनए बनता है, इसकी जो सीक्वेंस होती है, इट इज़ सिमिलर या सेम टू द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखती हूँ आरएनए स्ट्रैंड जो बनता है वो सेम टू सेम सीक्वेंस होती है जो कोडिंग पे होती है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके होता है, मतलब ये हेल्प किसकी लेता है बनने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमें ये बात याद रखनी है।
अब इसने इलॉन्गेशन किया, आरएनए का फॉर्मेशन किया। अब जैसे ही ये एंड पे पहुंचा तो रो फैक्टर आता है, रो फैक्टर कहता है बस हो गया भाई, तुम्हारा आरएनए बन गया है, तुम अब चले जाओ। तो ये आरएनए पॉलीमरेज के पास जुड़ आके लग जाएगा एंड टर्मिनेशन करवा देगा। बच्चों जो ये आरएनए बनता है ये पूरा का पूरा जो है अभी काम नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो आरएनए बना है ये हेट्रोजीनस आरएनए बना है। हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हेट्रोजीनस आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। हेट्रोजीनस का मतलब है इसके पास स्प्लिट जीन्स होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। मुझे अब इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस भी होता है। अब हम लोग इसको कैसे हटाते हैं? इसको हम ऐसे हटाते हैं कि जब ये बाहर निकल रहा होता है तो पहले इसकी हम कैपिंग कर देते हैं। 5' पे हम कैपिंग करेंगे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा के। फिर जब ये बाहर आ जाता है तो हम इसकी टेलिंग कर देते हैं। टेलिंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारे ए जोड़ देते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉली एडिनिन टेल, पॉली ए टेल, पॉली एडिलाइनेशन। अब ये जब हो जाता है उसके बाद हमारी आरएनए की स्प्लाइसिंग शुरू होती है। ये इंट्रॉन को हम निकाल देते हैं। इसमें एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो यूज़ होता है वो होता है स्प्लाइसियोसोम्स। इन्होंने इसको कट किया और निकाल दिया और फिर लाइगेज एंजाइम ने, आरएनए लाइगेज एंजाइम ने सारे एक्सोन्स को, ये जो एक्सोन्स थे बच्चों ये येलो कलर के, इनको जोड़ दिया साथ के साथ। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में। अब हमें छोटी छोटी बातें क्या याद रखनी है कि भैया आपको एक चीज़ ऐसी याद रखनी है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या ट्रांसक्राइब करेगा। 1 जो है वो टीआरएनए ट्रांसक्राइब करेगा, हमने इसके बारे में बात करी थी, आरआरएनए ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या करेगा आरआरएनए में, क्या क्या, सारे 8 नंबर वाले आरआरएनए, 28S, 18S और 5.8S। फिर जो पॉलीमरेज 2 है वो हमारा HNRNA, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ mRNA बनाता है, ये याद रखना है, हेट्रोजीनस आरएनए। फिर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या बनाएगा बच्चों, हमारा टीआरएनए। टीआरएनए के अलावा कुछ ऐसे और आरआरएनए बनाता है जैसे 5S आरआरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। ठीक है, ये स्टोरी हो गई। इसके अलावा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में छोटा सा डिफरेंस। स्मॉलेस्ट होता है टीआरएनए, सॉल्यूबल होता है, ये हमारा एमआरएनए जो है थोड़ा सा लार्जेस्ट है और ये स्मॉलर वन है। ठीक है, इस आरएनए ऑब्वियसली कैटालिटिक है, राइबोजाइम एंजाइम बनाता है ना। 80% यही सबसे प्रेजेंट होता है, 5% है ये, एंड ये 15% प्रेजेंट है व्हाट, हमारा टीआरएनए। ऑलराइट, ये ट्रांसफर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है और ये राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, क्योंकि अडेप्टर क्यों कहते हैं हम लोग इसको ट्रांसलेशन में समझ जाएंगे। अब आरएनए वर्ल्ड से अगर कुछ क्वेश्चन आता है बच्चों तो कैसे आप उसे अटेम्प्ट करने वाले हो, आप लिखोगे सबसे पहले कि ये फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, कैटालिटिक भी है और पहले आरएनए बना था, बाद में डीएनए आया था। तो भैया डीएनए बेसिकली आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। ऑलराइट, आरएनए रिएक्टिव था। आरएनए अपने आप को डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए की ज़रूरत है, क्योंकि आरएनए ही पहले, डीएनए पहले आरएनए में ही कन्वर्ट होगा, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लेकिन आरएनए को डीएनए की ज़रूरत नहीं होती खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये हमें बताता है कि आरएनए वर्ल्ड पहले है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ये नहीं पढ़ना है हमें अभी, ठीक है, हम ये कर चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जेनेटिक कोड पे। जेनेटिक कोड में सबसे पहले आते हैं कि मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कोशिश करी थी। अब इसका क्या मतलब है भाई, हमने एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए पे हमारे पास सीक्वेंसेस है। अब ये सीक्वेंसेस जो हैं ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन बनाएंगे। मतलब कुछ सीक्वेंसेस जैसे मान लो ये सब कोड्स हैं अभी, ठीक है, इन कोड्स को मुझे अब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है अमीनो एसिड्स तो कोड्स में नहीं होते। मिथियोनिन, फिर आ गया हम लोगों का फिनाइलएलेनिन, ये सब हमें बनाने हैं। अब ये बनाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे सेल्स के अंदर कौन से सीक्वेंसेस हमारे अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो सबसे पहले मार्शल नीरेनबर्ग आए, उन्होंने होमोपॉलीमर्स बनाए, एक एंजाइम का इस्तेमाल किया, सेवेरो-ओकोआ एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाता है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा है, फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये क्या किया इसके अंदर इन्होंने, ये सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा
प्रोटीन बनाने की कोशिश करी और कर भी दिया, प्रोटीन बना भी दिया। ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब उनको टेम्पलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इस एंजाइम अकेले ने ही सारा काम कर दिया। दूसरा था हरगोबिंद खुराना। जो ये हरगोबिंद खुराना जी थे, इन्होंने भी आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया, बट इन्होंने कुछ होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स का इस्तेमाल किया। होमो मतलब कि जैसे यू 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 यू, इससे पता चला कि ये जो ट्रिपल यू है ये फिनाइलएलेनिन नाम के अमीनो एसिड को बनाता है। कोपॉलीमर्स मतलब यूजीसी, ऐसे यूजी यूजी यूजी। ठीक है, तो यूजी 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 जब देखा इन्होंने, तो देखो तुम यहाँ से यूजी यू यू जी यू, ये देखा आपने यहाँ पे यूजीयू जो है वो सिस्टीन बना रहा था, ये इनको पता चला। ठीक है, ऑलराइट, तो ये इन्होंने आरएनए पे ही सिंथेसिस किया, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स। अब उसके बाद हम जेनेटिक कोड्स की कुछ फीचर्स याद कर लेते हैं। फीचर्स कैसे याद करने हैं बच्चों, देखो ध्यान से, हमें पता है कि हमारे पास 4 ही लेटर हैं, ए है, टी है, जी है और सी है। अगर मैं एक को भी इस्तेमाल करूं, एक भी नाइट्रोजन बेस को इस्तेमाल करूं, तो वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को बनाएगा, ये भी एक अमीनो एसिड को, ये भी और ये भी, मतलब टोटल 4 अमीनो एसिड बनाए। लेकिन हमें पता है कि हमें टोटल 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो अगर मैं इनके 2 पेयर को भी इस्तेमाल करूँ, ऐसे AT कर लिया, फिर GC कर लिया, फिर AC कर लिया, ऐसे करते करते भी अगर मैं करूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 अमीनो एसिड्स मिलेंगे। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ 16, सॉरी नॉट 8, ओनली 16। अभी भी मेरे पास 4 अमीनो एसिड्स रह गए हैं। तो भैया मैं क्या करूँगी, अगर मान लो मैं देखूँ कि ATG लगाया, मतलब ट्रिपलेट्स लगाए मैंने, जब मैंने ट्रिपलेट्स लगाए तो मुझे पता चला कि 64 अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि 4 की पावर 3 मतलब ट्रिपलेट, अगर मैं देखूं कि मेरे जो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये मोर देन 20 अमीनो एसिड्स कोड करने की क्षमता रख रहे हैं। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे ये पता चला कि भाई सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स के लिए 64 कोडॉन्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मोर देन ऐसे कोडॉन्स हैं, मोर देन 1 कोडॉन है जो कि एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। इसी को हम डीजेनरेसी बोलते हैं। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ 61 कोडॉन्स हैं जो कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। बाकी जो 3 कोडॉन है बच्चों, ये कोडॉन्स क्या है, कोडॉन्स मतलब जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं ना, ATG, ठीक है, CAG, ये ट्रिपलेट्स को हम एक कोडॉन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 61 ही है जो अमीनो एसिड्स कर रहे हैं, बाकी 3 जो हैं वो स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन्स हैं। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कॉन्टिग्यूस मैनर में लिखे जाते हैं, जैसे ATG, CAG, इनमें कोई कॉमा वोमा नहीं होता है, विदाउट एनी पंचुएशन। ठीक है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब अगर यू जो है ह्यूमन में फिनाइलएलानाइन बना रहा है तो बैक्टीरिया में भी वही बनाएगा। ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, चौथा सेलिएंट फीचर। पांचवा कि स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG रहेगा, मतलब जब भी प्रोटीन बनने की शुरुआत करनी होगी तो मुझे सबसे पहले AUG चाहिए होगा। ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए। ठीक है, और इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है, मतलब इसके डुअल फंक्शन है, इट हैज़ डुअल फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 6th कि भाई ये 3 ऐसे हमारे कोडॉन्स हैं, ऑब्वियसली 64 - 3 दैट इज़ योर 61। तो ये 61 और ये 3 जो है, ये 3 हमारे स्टॉप कोडॉन्स कहलाते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन्स, UAA, UAG, UGA। तो हमें ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट खत्म, स्टार्ट होता है अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, हमारा ट्रांसलेशन करेंगे। अब जेनेटिक कोड्स हम समझ चुके हैं। ट्रांसलेशन होने से पहले भाई तो हम लोग RNA समझ चुके हैं कि भाई बेसिकली राइबोसोम बनाता है, उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। हम लोगों को mRNA पता है कि भाई जो mRNA होगा वो DNA की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा। मान लो ये DNA है, 2 स्ट्रैंड है और यहाँ मैंने लिखा है GAT, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, CT नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, U होगा क्योंकि mRNA है, और CUA लग गया यहाँ पे। तो ये mRNA की सीक्वेंस है और इस एक को हम कोडॉन बोलते हैं। 3 ट्रिपलेट, ये जो ट्रिपलेट है इसको हम कोडॉन बोलते हैं। ये कोई अमीनो एसिड बनाएगा, लेकिन इसको अमीनो एसिड बनाने के लिए मुझे राइबोसोम की तो ज़रूरत है, इसके साथ साथ मुझे tRNA की भी ज़रूरत है। तो मैं tRNA के बारे में भी देख लेती हूँ कि क्या स्टोरी है। ठीक है, tRNA में क्या होता है बच्चों, tRNA बेसिकली अगर मैं 2D मॉडल देखूं तो ये कुछ इस तरीके का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
ठीक है, अगर मैं 3D स्ट्रक्चर देखूँ तो एल मॉडल है, एल शेप में दिखने को मिलेगा। हमें साइंटिस्ट अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न साइंटिस्ट राइट नाउ। 2D स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। 2D स्ट्रक्चर में हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो 3 डैश एंड है बच्चों, ठीक है, 3 डैश एंड ये एक ही स्ट्रैंड होता है, ये ऐसे लूप फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। ये जो है यहीं पे आके हमारा अमीनो एसिड अटैच होता है, अटैचेज हेयर ओनली। एक ये वाला लूप है टी साइज सी लूप, ठीक है, टी साइज सी लूप में राइबोसोम आके अटैच होता है। हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है। DHU लूप, डी साइज सी, इसको, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे एंजाइम आके अटैच होता है, ठीक है। फाइंड्स एंड हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम, जब इसके पास एंजाइम आके अटैच होगा तभी आगे काम होगा। और ये है एंटीकोडॉन लूप, इसी ये हमारा mRNA से अटैच होता है, ठीक है। हमने tRNA की कहानी समझ ली। और ये देखो ये 3D स्ट्रक्चर है, इट बाइंड्स, मतलब ये एंटीकोडॉन स्ट्रैंड की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हमें ये याद रखना है। सबसे पहले तो हमारा अमीनो एसिड एक्टिव होगा। एक्टिव कैसे करते हैं हम अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को हम ATP देते हैं, ठीक है। और एंजाइम कौन है भैया, अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज एंजाइम। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं हमारा अमीनो एसिड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट और ये एंजाइम, ठीक है। ये होता है हमारा एक्टिवेशन में हमारा अमीनो एसिड के साथ एंजाइम जुड़ चुका है। अब मैं tRNA को चार्ज करूँगी। tRNA को कैसे चार्ज करते हैं, ये चार्ज अमीनो एसिड जब tRNA के साथ जुड़ जाएगा तो चार्ज हो जाएगा tRNA। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो ये दो हैं इनका हमें अब कोई काम नहीं है, क्योंकि भैया अमीनो एसिड तो आके जुड़ गया tRNA के साथ, ये हमारा चार्ज tRNA है, ठीक है। अब स्टार्टिंग होती है इनिशिएशन से, ट्रांसलेशन की इनिशिएशन। सबसे पहले हमारा जो ये tRNA है, ठीक है, ये tRNA का ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे पहला अमीनो एसिड आके जुड़ गया जिसको हम मिथियोनिन कहेंगे, अगर प्रोकैरियोट्स है तो फॉर्माइल मिथियोनिन। ये RNA से आके जुड़ जाएगा 5' to 3', ठीक है। लेकिन ये जुड़ेगा कैसे, पहले mRNA से जुड़ता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बाइंडिंग ऑफ mRNA विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब अलॉन्ग विद द इनिशिएशन फैक्टर्स, यूकैरियोट्स में कैपिंग ऑफ mRNA हेल्प्स इन बाइंडिंग, मतलब जो यहाँ कैपिंग हो रखी होती है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, वो हेल्प करता है बाइंडिंग में। फिर दूसरा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखिए, यहाँ पे हम यूकैरियोटिक की ही बात कर रहे हैं, तो ये स्मॉलर सब यूनिट आके लग गया। अब इसके बाद क्या होगा हमें पता है कि हमारे पास इनिशिएशन के लिए हमें AUG चाहिए, और स्टॉप में इन तीनों में से कोई भी हो, और बीच में तो हमारा प्रोटीन बनने ही वाला है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे स्टार्ट कोडॉन से पहले प्रेजेंट होते हैं, इससे पहले, ठीक है, और 3 एंड से बाद में। ये जो है ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ये एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं ट्रांसलेशन की। इनको हम अनट्रांसलेटेड रीजन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले सब यूनिट लग गया आके, ठीक है, उसके बाद हमारा अब देखो यहाँ मैंने एफमेट लिखा है, एफमेट मतलब ये प्रोकैरियोट्स का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। AUG के साथ tRNA आके लग गया, ठीक है, बाइंडिंग हो गई। अब बाइंडिंग जब हो गई, ये यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है मैंने, ओके। अब क्या होगा, बाइंडिंग होने के बाद राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट आके लगेगा, ये देख रहे हैं आप, लार्जर सब यूनिट आके लग गया। लार्जर सब यूनिट आके लग गया तो एक साइट बनती है विच इज़ P साइट, मतलब पहला अमीनो एसिड हमेशा P साइट पे बनता है, फिर दूसरे जो बाकी के आते हैं वो A साइट पे, और 3 साइट बनती है यहाँ पे AP और E, एग्जिट साइट। हमने इनिशिएशन ख़त्म कर लिया। अब इलोंगेशन देखो, जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो A साइट इज़ एस्टेब्लिश नेक्स्ट टू द P साइट, P साइट के साथ में ही तो है A साइट हमारा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट चार्ज tRNA जो है A साइट के पास आके जुड़ेगा। जब ये दोनों दो tRNA यहाँ आके जुड़ते हैं तो इनके बीच में बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इन दिस P साइट। कैसे करते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो कि हमारा हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये मूव करेंगे, ट्रांसलोकेशन, मूविंग ऑफ द राइबोसोम ऑन mRNA। भाई ये दोनों जो है अब मूव कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे ये मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा जो है अमीनो एसिड बनता चला जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे हमें स्टॉप कोडॉन मिलेगा
और रिलीजिंग फैक्टर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारा चेन जो है वो फिर टर्मिनेट हो जाएगा। व्हेन स्टॉप कोडॉन्स अपीयर टू द ए साइड, नो टीआरएनए अटैचेस टू इट, एंड यहाँ से ये पूरा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में आता है हमारा ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल जो है इसमें क्या है, ये जैकोब और मोनैड ने दिया है। मोनैड जो थे वो बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, ओपेरॉन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ऐसा डीएनए का सेगमेंट बच्चों, ऐसा डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, जो फंक्शन कर रहा है एक साथ मिलके कुछ रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है हमारी। ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाती है पूछने के लिए, तो हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें इस ओपेरॉन में होता क्या क्या है, इट हैज़ वन स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा, उसके लिए प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, रेगुलेटर जीन होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल है वही मेन है, वही एमआरएनए बनाएगा। भाई जीन मतलब डीएनए की बात हो रही है, वही एमआरएनए बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन में भी स्ट्रक्चरल जीन ही बना रहा था। प्रमोटर वो होगा जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। ऑपरेटर वो होगा जो सेल्फ एक्सप्रेशन करता है। बेसिकली सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे इसमें एब्सेंट होती है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, यहीं से ऑपरेट होंगी चीज़ें। रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन जो होता है वो क्या करेगा, बेसिकली ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन है बेसिकली। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो काम को रोकता है, ठीक है, बाद में काम होने की शुरुआत होती है किसी के प्रेजेंस में, तो ये रेगुलेट कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमारा रिप्रेसर प्रोटीन विच इज़ आई इनहिबिटरी भी बोलते हैं, इसके साथ ये बनाता है ये। ठीक है, और एक्टिवेटर प्रोटीन भी बोलते हैं इसको हम लोग। अब आपको इसमें इतना अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको इस तरीके से देखेंगे। लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर ये प्रोकैरियोट्स में होता है बच्चों। देखो प्रमोटर, भाई इसके लिए भी तो प्रमोटर चाहिए ना, ये भी तो एक तरीके का स्ट्रक्चरल जीन है जो कि आरएनए बनाएगा। तो आरएनए को जो बनने के लिए एक प्रमोटर चाहिए ताकि यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज आके लगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले रिप्रेसर एमआरएनए बनाया जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जब स्विच ऑफ कंडीशन होती है, स्विच ऑफ कंडीशन में हम देखते हैं कि जो रिप्रेसर है वो क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर के साथ आके जुड़ जाता है ताकि आरएनए पॉलीमरेज भैया यहाँ आए ही ना, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एमआरएनए बना ही ना पाए। ये स्विच ऑफ कंडीशन है। स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है बच्चों, स्विच ऑन कंडीशन का मतलब ये है कि अब लैक्टोज आ चुका है, यहाँ इंड्यूसर होता है लैक्टोज। लैक्टोज आ गया, इसने क्या किया, रिप्रेसर के साथ, ये जो रिप्रेसर तो बनेगा ही हमेशा, इसके साथ आके जुड़ गया। जब ये इसके साथ आके जुड़ गया तो अब ये ऑपरेटर के पास जाके नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हो गई है। लेकिन अब ये ऑपरेटर खाली है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अब यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन मिलके एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं ZYA। अब देखो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है क्योंकि एमआरएनए एक ही बनाया है, लेकिन ये एक्सप्रेशन मोर देन 2 करेगा। ये जो Z का पोर्शन जिसने एमआरएनए बनाया है, ये एक हमारा एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है बच्चों, ये लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में, और फिर ये इस्तेमाल कर लेगा हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, और जो परमीएज है ये परमिशन देता है लैक्टोज को अंदर आने के लिए। ठीक है, ट्रांसएसिटाइलेज का अभी तक हमें फंक्शन नोन नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा स्विच ऑन कंडीशन हो गया, ये स्विच ऑन कंडीशन है। ओके, अब आते हैं हम HGP पे। HGP के गोल्स हमें याद रखने हैं। हमारा गोल सबसे पहला था कि जितने भी हमारे ह्यूमन डीएनए में जीन्स हैं, ठीक है, 20,000 से लेके 25,000 तक लगभग, उसको आइडेंटिफाई करें। वैसे 30,000 तक भी हो गया है, अब लिखा जाता है। दूसरा क्या था हमारा गोल, दूसरा गोल ये था कि भाई उन सब की सीक्वेंसेस पता लगाएं। पहला जीन पता लगाएं, ठीक है, जीन को आइडेंटिफाई करें, फिर दूसरा सीक्वेंसेस पता लगाएं, फिर तीसरा वो सारी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करें, फिर चौथा और बाकी जो टूल्स हैं डेटा एनालिसिस के लिए उनको इम्प्रूव करें, फिर पांचवा जो हमारे पास डेटा आया है उसको हम ट्रांसफ़र करें टू द इंडस्ट्रीज़ जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब छठा, जब ये काम करेंगे ना तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो जो एथिकल है, लीगल है, सोशल इश्यूज़ हैं, LC, इनको भी हमें एड्रेस करना होगा। ये हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। ठीक है, अब
उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज़ हुए, भाई ह्यूमन को तो नहीं कर सकते थे, तो नॉन ह्यूमन कौन कौन से यूज़ हुए, कुछ बैक्टीरिया हुए होंगे, कुछ ईस्ट हुए, कुछ एलिगेंस यूज़ हुए, नेमाटोड बोलते हैं उन्हें, नॉन पैथोजेनिक। सिनोरेप्टिड्स एलिगेंस, सी एलिगेंस भी बोला जाता है। ड्रोसोफिला तो हमें पता ही है। पहला क्रॉप कौन सा इस्तेमाल हुआ, राइस, ठीक है। और अरेबिडोप्सिस। मैथडोलॉजीज कौन कौन से इस्तेमाल हुई, पहला हुआ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, दूसरा हुआ सीक्वेंस एनोटेशन। इन दोनों का क्या मतलब है, सीक्वेंस एनोटेशन मतलब भैया उठाया डीएनए और पढ़ना शुरू कर दिया, ये मेथड अपनाया था हमने सीक्वेंसिंग के लिए। दूसरा क्या था, एक्सप्रेस फॉर्म को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, मतलब डीएनए से जो आरएनए बना होगा तो हम यहाँ एक स्ट्रैंड को पढ़ना आसान है तो उसकी भी सीक्वेंसेस को पढ़ना एक तरीका माना जा सकता था। तो ये दो तरीके थे। इसके लिए हम लोगों ने बच्चों कुछ ऐसे प्लास्मिड्स भी इस्तेमाल किए, जैसे ईस्ट का प्लास्मिड और बैक्टीरिया का, ठीक है। जैसे वेक्टर जिसको आप बोलते हो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया था हमने। अब भाई सीक्वेंसिंग के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ किए थे, मतलब कि कुछ ऐसी मशीन्स यूज़ की थी। तो सीक्वेंसिंग जब हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स की तो उसके लिए हमने यूज़ किया था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। और ये दिया था हमें फ्रेडरिच सैंगर ने। फ्रेडरिच सैंगर ने बच्चों हमें ये भी बताया कि अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस हम प्रोटीन में कैसे सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग हमने शुरू करी। अब शुरुआत हुई थी इसकी स्टोरी और ख़त्म हुई थी इसकी स्टोरी 2003 में, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम 1 जो है वो अभी तक नहीं कोड हुआ था, तो इसकी स्टोरी जो है 2006 में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। हमने ये स्टोरी बता ली। अब सेलिएंट फीचर्स, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लिया तो हमें पता क्या क्या चला, ये 9 बातें पता चली जो कि हमें एज इट इज़ याद रखनी है, ये आप लोग एज इट इज़ याद रखेंगे। अब आते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो हमें पता होना चाहिए हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं और रिपीटेटिव सीक्वेंस किसको बोलते हैं। बच्चों जब हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात कर रहे थे ना, तो उसमें हमें ज़्यादातर रिपीटेटिव सीक्वेंस ही मिलते हैं, वो सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। देख रहे हो, AATG ऐसे करके रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस हैं ये, ठीक है। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। वो ऐसा होता है कि अगर मैं 5' to 3' पढ़ रही हूँ ना, GATTC, तो मैं अगर यहाँ से भी 5' to 3' पढ़ूंगी तो वो सेम ही होगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं कि जब हम रीड करें तो सेम हो, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो बार बार रिपीट हो रही हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें पता है कि हमें दो तरीके के क्रोमेटिन्स मिले थे, एक हेट्रोक्रोमेटिन मिला था और एक यूक्रोमेटिन मिला था, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन मिला था। अब यहाँ पे जब हमने क्या किया, बेसिकली हमने इनको सेंट्रीफ्यूज किया वही सीजियम क्लोराइड के अंदर, तो ऊपर हमें हल्का वाला मिला और अंदर हमें नीचे हमें बल्कि डीएनए मिला, ठीक है। तो जो ये लाइट डीएनए था, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे, इनको हमने निकाला और फिर हमने यहाँ से शुरुआत करी कहानी, ठीक है। जब हमने रिपीटेटिव सीक्वेंस के बारे में देखा तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आए। पहला कॉन्सेप्ट आया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। बच्चों टैंडम रिपीट्स का मतलब ये होता है कि कुछ सीक्वेंसेस हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने ATGCA लिया, ये अब साथ के साथ ऐसे ही रिपीट होंगे, ATGC ऐसे ही ये रिपीट होते चले जा रहे हैं, ये टैंडम रिपीट्स हैं। अब इनको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हर इंसान में अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं। मान लो कि मेरे अंदर ये 30 बार रिपीट हो रहे हैं तो तुम्हारे अंदर ये 50 बार रिपीट हो रहे होंगे, इसीलिए हम डिफरेंट हैं बस, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहलाते हैं। इन्हीं की वजह से हम डिफरेंट हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। यही हमारा VNTR ही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है और जीन मैपिंग का भी। हर एक सेल में ये होता है, जैसे सलाइवा में, सीमेन में, हेयर फॉलिकल, स्किन, ब्लड, इन सब में कुछ ना कुछ पॉलीमॉर्फिज्म्स होती हैं, तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। VNTRs जो है वो इनहेरिटेड होती है, मतलब आपको मम्मी पापा दोनों से मिलेंगी, इसलिए हम इसको पैटर्निटी और मैटर्निटी केसेस में भी यूज़ करते हैं।
एंड इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है भला। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कुछ बदलाव, वेरिएशंस एट जीन्स जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस हमें एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है कि वीएनटीआर का साइज़ है 0.1 to 20 KB, ये भी हमें याद रखना है। अब आते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिकली सबसे शुरू किया हमारे एलेक जेफरी ने हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। और बेसिस क्या था, रिपीटेटिव डीएनए, दैट इज़ योर वीएनटीआर। ऑलराइट, पॉलीमॉर्फिज्म भी इसका हमारा बेसिस था। नाउ देख रहे हो ना, पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोज। अब यहाँ पे वीएनटीआर ही हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले भैया डीएनए को निकालोगे उस सेल से, फिर उसको काटोगे, ठीक है। जब उसको काट दिया, ऑलराइट भाई, निकालने का प्रोसीजर हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, हमें बस अभी स्टेप याद रखना है। फिर उसको हमने काटा, ठीक है। काटने के बाद हमने क्या किया, ये पीसीआर भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे, अभी आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये गिवन है कि हमने क्या किया, पहले इसको निकाला, फिर इसको काटा, मतलब डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद हमने इनको क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया, मतलब एग्रोस जेल लिया, उसके अंदर हमने इंसर्ट किया और उसको हमने अलग किया। जो बड़े वाले पार्टिकल्स होंगे वो बाहर ऊपर ही रह जाएंगे और छोटे वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम करता है। फिर भैया ये यहाँ तो जेल है, तो ये तो बहुत अनस्टेबल है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टेबल चीज़ों पे लेके आते हैं। उससे पहले हम ये करेंगे बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको हम पहले तोड़ेंगे और सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड बना लिया, यहाँ पे देखो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए ना, यहाँ डबल थे। अब इसको हमने, इसके ऊपर हमने क्या किया, नायलॉन शीट डाल दी, ठीक है। इसी को हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। अब नायलॉन शीट पे वो स्टेबल हो जाते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएस। जब हमने ये काम कर दिया बच्चों, तो हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस थे जिसका नाम था प्रोब, ठीक है। अब वो प्रोब्स, वीएनटीआर प्रोब्स जो थे वो हमने अपना हमारे लैब में बनाया था। अब वो लैब में जो बनाया है हमने, वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनके ऊपर हमने रेडियो एक्टिव कोई भी मॉलिक्यूल लगा दिया है, ठीक है, रेडियो लेबल कर दिया हमने वीएनटीआर प्रोब्स को सॉरी। अब हमने उसको क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर छोड़ दिया। अब वहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि कुछ ऐसे हमारे वीएनटीआर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो चुके हैं, अब हम सीक्वेंसेस मैच करेंगे। देखो ये ए पर्सन का सीक्वेंस है, ये बी का सीक्वेंस है, ये सी का सीक्वेंस है, ठीक है। और हमें जो ये ए मिला था, ये हमें लेट्स सपोज हमें क्राइम सीन पे मिला था और मुझे इन दोनों पे शक है, तो मैं इन सीक्वेंस को मैच करूँगी। तो देख रही हूँ मैं, ये सैंपल जो है सी से मैच हो रहा है, तो सी इज़ द क्रिमिनल। तो इससे हमें पता लगता है कि भैया ऐसा काम होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और ये हमें पता कैसे चलता है, हमें कलरिंग कैसे पता चलती है, ऑटो रेडियोग्राफी से, जिसमें हम लोग हाइब्रिड डीएनए को एक्सरेज के थ्रू पास करते हैं और हमें कलर्स के थ्रू पता लग जाता है। इसको हम सदन ब्लॉटिंग बोलते हैं। सदन ब्लॉटिंग का मतलब है कि हमने डीएनए को इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन। इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।